हेलो फ्रेंड्स, ग्लोरियस जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप लोग का फिजिक्स का अगले पार्ट आज देखेंगे हम लोग, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात मात्रक और बीमा से संबंधित, जिसमें हम लोग बताए थे कि आधारी राशियों की संख्या 7 बताया गया था, जिसमें बताया गया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युतधारा, ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा। उसका पूरा का पूरा हम लोग डिटेल करते जा रहे थे। इसमें 2 का डिटेल हम लोग किए थे। लंबाई और द्रव्यमान का डिटेल पिछले वीडियो में किया गया है। जो लोग नए हैं, नहीं देखे हैं, वो आप पिछले वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे समय की। जो आपको पता है कि लंबाई द्रव्यमान के बाद तीसरा जो पॉइंट था वो आप लोग का समय है। आज हम लोग बात करेंगे समय का। जो ध्यान से देखिएगा, जिसको इंग्लिश में आपको पता है कि क्या नाम है, टाइम है। समय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक अर्थात एसआई यूनिट। तो याद कीजिए, इसका एसआई यूनिट क्या बताया गया था? अंतरराष्ट्रीय मात्रक अर्थात अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक। एसआई मात्रक ध्यान दीजिएगा, यह कुछ होता है समय का एसआई मात्रक। आप लोग को सब लोग का पता है क्या होता है? सेकेंड होता है। अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन समय का एसआई मात्रक सेकेंड, जो कि याद कीजिएगा सीजियम 133 परमाणु के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। लेकिन लंबा समय का एसआई मात्रक पढ़ने से काम नहीं चल जाता है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में। इसका अन्य मात्रक भी ध्यान दीजिएगा, यानी समय का अन्य मात्रक, हेडिंग डाल दीजिएगा समय का अन्य मात्रक। जब अन्य मात्रक की बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट में सबसे पहले आप याद करेंगे सेक। सेक है क्या, ये भी जानना जरूरी है आप लोग को। सेक ये तो नया नया मिल रहा होगा आप लोग को, तो याद कीजिए सेक है क्या। आप लोग को पता है, यूरेनियम के बारे में भी पता है, जो कि यूरेनियम 92-235 के बाद चली है। जब यूरेनियम 92-235 पर जब इस पर हम क्या करते हैं, जब धीमा गति का न्यूट्रॉन, कौन गति? धीमी गति का जब न्यूट्रॉन, जब धीमी गति का न्यूट्रॉन जो होती है, धीमी गति का जब न्यूट्रॉन इस पर आघात कराई जाती है, तब यह श्रृंखलाबद्ध हो जाता है। जो कि याद कीजिए वह श्रृंखलाबद्ध यानी एक यूरेनियम 3 अणु में बट जाता है। तो याद कीजिएगा 3 अणु में, फिर इस तरह से श्रृंखला, यानी आपको इस तरह से श्रृंखला बढ़ जाता है। 1 बटेगा, उसके बाद 3 बटेगा, 1 कितना में? 3 में, फिर 3 बटेगा 9 में, फिर 9 बटेगा 27 में, फिर 27 बटेगा कितना में? 21 में, 81 में। इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ता जाएगा और वह भयानक रूप धारण कर लेता है उसको। अब जितना भयानक रूप जब धारण करता है, जितने कम समय में भयानक रूप जो ग्रहण करता है, उस समय को मापने के लिए, उस समय जो भयानक रूप, कौन रूप? ध्यान से ध्यान देना है। भयानक रूप जब याद कीजिए जब बन जाता है जितने कम समय में, तो जितने कम समय लगता है भयानक रूप होने में, इसको मापने के लिए याद कीजिए किसका उपयोग किया जाता है? सेक का उपयोग किया जाता है। तो एक चीज और याद कीजिए, यूरेनियम को जब विघटित होता है तो वह श्रृंखला के रूप में बढ़ता है। तो जितने कम समय में वह श्रृंखलाबद्ध होता है, उस कम समय को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेक का उपयोग किया जाता है। और वह कौन समय होता है? एक सेक में याद करिएगा, एक सेक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर होता है। इस सब कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो एक सेक में कितना? 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर होता है। अब आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन जो दिया जाए कि बताइए
जब यूरेनियम जैसे भयानक विध्वंस रूप धारण करता है तो उसके बहुत कम समय को मापने के लिए किसमें उपयोग किया जाएगा? सेक का उपयोग किया जाता है। दूसरा समय का मात्रक ध्यान दीजिएगा, जब दूसरा समय का जब मात्रक देखिएगा, लेकिन समय का दूसरा मात्रक है ये दूसरा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक आइए, सबसे छोटा मात्रक, जब सबसे छोटा मात्रक आइएगा उसको हम लोग प्लैंक टाइम कहते हैं। कौन टाइम कहिएगा? प्लैंक टाइम के नाम से जानते हैं, प्लैंक टाइम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग याद कीजिएगा पीटी से डिनोट किया जाएगा इसको, प्लैंक टाइम। एक प्लैंक टाइम बराबर 5.32 इंटू 10⁻⁻44 सेकंड के बराबर होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे एक प्लैंक टाइम बराबर कितना होगा? 5.32, अरे 3 2 गुना 10 के पावर माइनस कितना 44 सेकंड के बराबर होगा, जो समय का सबसे छोटा मात्रक होता है। लेकिन अब बात कीजिए तीसरा अनुमात्रक, ध्यान दीजिएगा, लंबा समय है तो समय का सबसे बड़ा मात्रक है ये, यानी समय का सबसे बड़ा मात्रक कौन मात्रक? सबसे बड़ा मात्रक आइएगा तो सबसे बड़ा मात्रक होता है इयॉन होता है। इस सब नया नया पॉइंट नजर आ रहा है। इयॉन होता है जो कि याद कीजिएगा एक इयॉन बराबर 10 के पावर 10 ईयर के बराबर हो जाएगा, यानी 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो आप बताइएगा एक इयॉन में कितना? 10 के पावर 10 ईयर्स यानी वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब बताइएगा, आप रिकॉल करेंगे तो बताइए समय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक बताइए क्या होगा? सेकंड होता है। समय का अन्य मात्रक में आइएगा, जो कि आप एक पहला नंबर सुनने होंगे सेक, और वह सेक याद कीजिएगा जो कि जब आपने यूज करिएगा यूरेनियम जैसे परमाणुओं के लिए, जो कि वह विध्वंस रूप धारण करता है, और जितने कम समय में वह विध्वंस रूप धारण करता है उसके समय को मापने के लिए आपको सेक में मापना होगा। उसी प्रकार समय का सबसे छोटा मात्रक बताइए क्या होगा? प्लैंक टाइम कहलाता है, जो कि एक प्लैंक टाइम वैल्यू इतना हो जाएगा, और जबकि समय का सबसे बड़ा मात्रक इयॉन होता है, जो कि एक इयॉन बराबर 10 के पावर 10 ईयर के बराबर हो जाएगा। समय से संबंधित कुछ पॉइंट हो गए, उसके बाद में अगला जो पॉइंट था, लेकिन और भी हम लोग के पास में आएगा। एक सेड्रल ईयर होता है, समय का अन्य मात्रक होता है, सेड्रल ईयर कहलाएगा, सेंचुरी ईयर होगा, लेकिन उसका मेन पॉइंट जो है इस बीपीएससी लेवल तक जो आपका क्वेश्चन था, ये तो थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना है। अगला हेडिंग डालेंगे, समय के बाद पढ़ना था हम लोग को तापमान। ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा जो कि चौथा पॉइंट है आप लोग का, तापमान पढ़ लेंगे हम लोग। अब देखिए तापमान, जिसको इंग्लिश में क्या कहिएगा? टेम्परेचर कहिएगा, टेम्परेचर कहिएगा जी, टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। जब टेम्परेचर में आइएगा तो याद कीजिएगा इसका एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक आ जाएगा, तब पढ़िएगा केल्विन। जब तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक आइएगा तो कुछ पढ़ेंगे केल्विन कहलाएगा। लेकिन अब आइए तापमान में सबसे बड़ा चीज पढ़ना है जी, क्या चीज? तापमान में सबसे पहले हम लोग जानेंगे उष्मा के बारे में। उष्मा जो कि याद कीजिएगा, उष्मा जो मुख्य रूप से याद कीजिएगा तापमान है क्या, पहले डिफिनेशन समझिए। तापमान कहता है कि उष्मा प्रवाह के दिशा को बताने वाला, जब उष्मा का प्रवाह के दिशा को बताने वाले कारक को ही क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तो उष्मा के प्रवाह, किसका प्रवाह होगा? उष्मा के यानी हीट का। उष्मा के प्रवाह के दिशा को बताने वाले कारक को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए क्या कहलाएगा? तापमान कहलाता है। और यह तापमान समझ लीजिएगा उष्मा कैसे प्रवाहित होती है। उष्मा याद कीजिएगा उच्च वस्तु वाली तापमान रहेगा। कौन वस्तु? उच्च वस्तु के तापमान, उच्च वस्तु के
उच्च वस्तु के तापमान से निम्न वस्तु के तापमान की ओर प्रवाहित होती है। याद कीजिएगा, ये नहीं कि आप बहुत सोचता है ना कि हो तापमान गया एक से होकर। जैसे मान लिया जाए, हम ठेठ भाषा में बोल, जैसे मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का बहुत तेज बुखार है और बगल में उसके पास जो है ना बुखार वगैरह बहुत कम है। बुखार तो सभी के रहता है, लेकिन उसका तापमान बहुत कम है। जब उसे स्पर्श करता है तो कहता है कि बगलवा में रहेंगे, सटे हुए रहेंगे तो हमरो बुखार पकड़ लेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि उष्मा का प्रवाह होता है, यानी गर्मी उसमें प्रवेश कर जाता है। तो अब हमने बात करेंगे उच्च वस्तु यानी उष्मा जो होती है, उष्मा बताइए, उष्मा करने से करने प्रवाहित होता है उच्च वस्तु से किधर जाएगा, निम्न वस्तु की ओर। उच्च वस्तु से बताइए किधर जाएगा, निम्न वस्तु की ओर जब जाएगा उष्मा, तब समझ जाएंगे कि वो तापमान कहला गया है। अब हम लोग बात करेंगे तापमान में भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद करेंगे, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान है क्या? परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान ध्यान दीजिए जी, क्या चीज है परम शून्य तापमान? जिसको याद कीजिएगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे अब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको कहेंगे अब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से जानेंगे, अब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम शून्य तापमान कहता है कि वह तापमान जिस पर किसी वस्तु का सभी गुण समाप्त हो जाए। अब कोई गुण रहने वाला नहीं है, सभी का सभी गुण समाप्त हो जाएगा, तब समझेंगे कि कौन तापमान कहलाएगा, परम शून्य तापमान के नाम से जाना जाता है। जब परम शून्य तापमान होता है जो सभी गुण समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग समझेंगे परम शून्य तापमान होगा। अब एक अब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर होगा वह परम शून्य तापमान है क्यों? तो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यही लगभग जो बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए परम शून्य तापमान, अपने आप बताइए कि परम शून्य तापमान होता है कितना है? तो बताइए कितना होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आ जाएगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। परम शून्य तापमान के बाद आप लोग याद कीजिए, लेकिन ये परम शून्य जो तापमान है, इतना से नीचे किसी वस्तु का नीचे तापमान जा ही नहीं सकता है। दिमाग में रख लीजिए, ये सबसे कम तापमान यही होता है। जब चाहेगा कि हम इस वस्तु का तापमान कहेंगे कि -500 लेके जाए, तब इसे संभव नहीं है। आप इससे कम जा ही नहीं सकता है। लेकिन आप याद कीजिए, पदार्थ के कितने अवस्था आप लोग का तो पता है। पदार्थ के याद करिए 5 अवस्था होते हैं। पदार्थ के कितनी अवस्था होता है? 5 अवस्था होता है। याद कीजिए, पहला नंबर आप लोग को पता होगा, जिसको ठोस के नाम से जानते हैं, ठोस होता है। दूसरा आपको पता है द्रव होता है, और तीसरा नंबर पता है ठोस, द्रव और क्या चीज होगा, गैस होगा। और चौथा नंबर आप लोग के प्लाज्मा के भी नाम सुने होंगे। और पांचवा जो होगा, पांचवा जो कहलाएगा, वह पांचवा जो आप लोग याद कीजिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप लोग का पदार्थ के पांचवा अवस्था होता है, और यही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है जो याद कीजिए पदार्थ का सबसे न्यूनतम तापमान पर पाया जाता है, जो -269 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है। और ये भी पदार्थ का जो पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो सबसे न्यूनतम तापमान पर पाई जाती है। क्वेश्चन भी आता है, पदार्थ का वह कौन सी अवस्था है जो सबसे न्यूनतम अवस्था पर पाई जाती है? तो बताइए कौन हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आ रहा है? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ के पांचवी अवस्था, जो कि वह परम शून्य तापमान के निकट पाई जाती है। और ये बात बोले, और ये भी किस रूप में? ये भी क्रायोजेनिक्स के रूप में पाया जाता है। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स है क्या? क्रायोजेनिक्स ध्यान दीजिएगा,
यह याद कीजिए किसी वस्तु को न्यूनतम तापमान को मापता है, किसी वस्तु के न्यूनतम तापमान को मापता है, किसको क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। जब न्यूनतम तापमान वो भी क्रायोजेनिक्स के रूप में पाया जाएगा तो समझिएगा कि पदार्थ की पारगम्य अवस्था जो है परम शून्य के तापमान के निकट होती है। एक हम लोग बात करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग मिटाते चलेंगे। अब हेडिंग डालिए जल का त्रिक बिंदु, इसी में हम लोग पढ़ेंगे जल का कौन बिंदु? त्रिक बिंदु। अब देखिए त्रिक बिंदु है क्या जी? जल का त्रिक बिंदु, जल का त्रिक बिंदु है क्या? तो जल का त्रिक बिंदु की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो कहता है कि वह तापमान जिसमें जल के तीनों अवस्था, तो बताइए जल का कितनी अवस्था? सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि जल के तीन अवस्था पाए होते हैं बाबू, तीन अवस्था होता है। वह कौन कौन अवस्था है भी ध्यान दीजिएगा। बताइए तीनों अवस्था, जैसे ठोस हो जाता है, द्रव हो जाता है और वाष्प में बदल जाता है, वही ना गैस है। अरे वही ना होता है जो गैस आप लोग के नाम सुने ना, जैसे आप याद कीजिए जैसे बर्फ, बर्फ बताइए बर्फ एक प्रकार का पानी है ना, जल ही है ना। उसके बाद में जब द्रव इसी को जब गर्म किया जाता है तब क्या चीज बदल जाता है, यानी बर्फ को जब गर्म करिएगा तो जल में बदल जाएगा। और जब जल को गर्म करते हैं तब ये देखिए जब बर्फ को गर्म करिएगा तो कुछ में बदलेगा, जल में। और जब जल को गर्म करते हैं तो कुछ बदलेगा, वाष्प के रूप में बदलता है। जब हमने बात किया जाए जब यही वाष्प को जब ठंडा करिएगा, जब ठंडा करते हैं तो बताइए कौची में बदलेगा? जल में। और जल को जब ठंडा करिएगा तो बताइए किस में बदलेगा? बर्फ में बदल जाता है। यहां से हमने केमिस्ट्री का पॉइंट थोड़ा सा बता दे। यदि बर्फ को है ना, जब बर्फ को हमने क्या किया कि जब बर्फ को गर्म किए और बर्फ को गर्म करने के बाद जल में ना बदल करके सीधे कहा चल गया? वाष्प में बदल गया। यानी बर्फ को जब ठोस, ठोस ना है बर्फ एक प्रकार की चीज है ठोस, और जब ये ठोस पदार्थ को जब गर्म करके सीधा कहाँ चल गया? गैस में। और जब गैस को ठंडा भी करेंगे तो डायरेक्ट आपको ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। इसको अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन जल के बताइए कितने अवस्था? तीन अवस्था, ठोस, द्रव और क्या चीज? गैस हो जाएगा। तो बताइए जल का वही त्रिक बिंदु कहता है, तो वह तापमान। अच्छा एक भी पॉइंट आइए, जैसे बर्फ को जल बदले और जल को फिर वाष्प में, तो ऐसा कंडीशन तो कहीं तो होगा कि तीनों एक जगह मिला होगा। तो वही तीनों अवस्था यदि पाया जाएगा, उस तीनों अवस्था, तो वह तापमान जिसमें जल के तीनों अवस्था पाई जाती है क्या कहलाता है? जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। जब जल का त्रिक बिंदु कहलाएगा तो आप देखिए वह कितना टेम्परेचर पर होगा वो भी ध्यान देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जल का टेम्परेचर जब देख रहे हैं तो याद कीजिए ट्रिपल लॉ देख रहे हैं, त्रिक बिंदु बराबर होगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। जबकि इसी को केल्विन में बदलते हैं तो टीआर बराबर टेम्परेचर ऑफ जल, यानी जल का त्रिक बिंदु तब बराबर हो जाएगा लगभग वही आपको 273.15, यानी आपको लगभग केल्विन, यानी इसको लगभग जब बदलिएगा बाबू तब आप लोग क्या आ जाएगा? 273 केल्विन के बराबर हो जाता है। तो अब हमने बात बोलते हैं कभी कभी ना कि बताइए जल का बताइए त्रिक बिंदु कितना होगा? तो 273 केल्विन पर, नाम सुने ही होंगे। तो ये जो आप लोग का जो पॉइंट मिला जल का त्रिक बिंदु से संबंधित मिला है, लेकिन जल के त्रिक बिंदु से हमारा काम नहीं चल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जल है क्या। जल के बाद हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में। हेडिंग डालिए जल, जिसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर। हेडिंग डालेंगे जल,
जल में हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रकृति में। याद कीजिए प्रकृति में जल जो है ना, प्रकृति में जल दो प्रकार के पाए जाते हैं। प्रकृति में जल कितने प्रकार के? प्रकृति में जल दो प्रकार के पाए जाते हैं जी। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं। पहला नंबर याद कीजिए, आप लोग नाम सुने होंगे कठोर जल। कठोर या इसी को हम लोग कहते हैं खारा जल। नाम सुने होंगे कठोर या खारा जल, जिसको इंग्लिश में हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। कौन वाटर? हार्ड वाटर। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, याद कीजिएगा मृदु जल। मृदु जल, मृदु या इसी का नाम कहते हैं मीठा जल। मीठा जल या फिर इसी को कहिएगा पीने वाला जल कहिएगा। इसको हम लोग या सॉफ्ट वाटर कहते हैं। कौन वाटर कहिएगा? सॉफ्ट वाटर कहते हैं इसको। ये है क्या? कठोर या खारा जल कहता है कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब साबुन, याद कीजिएगा इसमें जब साबुन याद कीजिए, साबुन यदि आसानी से झाग नहीं देता है, कठोर जल में साबुन आसानी से झाग नहीं समझते हैं। फिर साबुन आसानी से, याद कीजिएगा साबुन आसानी से, लिख देने, आसानी से झाग नहीं देता है। झाग नहीं देता है। जब झाग नहीं देता है तो समझ जाएंगे कि वह कौन वाटर होगा? कठोर वाटर, अर्थात खारा जल के नाम से जानते हैं। जैसे समुद्री। जब झाग के मतलब याद कीजिएगा यह फेन, मतलब इसमें साबुन आसानी से फेन नहीं देता है, तब समझ जाएंगे कि कौन पानी होगा। अरे समझ जाना कि हो कौन पानी आ गया कि अब भाई कठोर जल आ गया। नहीं, अब समझ गए कि हो अब एक में नमक मिलन हो, तब मिलन होगा। तो अब हम लोग याद करेंगे बाबू तो कैसे होगा? जैसे आप लोग याद कीजिए समुद्र में नमक वगैरह रहता है कि नहीं पानी में? तो समुद्री जल बताइए कौन होगा? कठोर जल की बताइए पीने वाला जल है, बताइए कौन जल होगा? आप लोग का कठोर जल कहलाएगा। लेकिन मृदु जल कहता है, ये मृदु जल कहता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि साबुन क्या होता है ना, साबुन आसानी से झाग देता है। आसानी से झाग यानी अर्थात कोची फेन झाग देता है, तो हम लोग समझ जाएंगे बाबू कि कोची है, पीने वाला पानी है। जैसे क्या झील वाला पानी पीते हैं कि नहीं? नदी वाला पानी पीते हैं कि नहीं? पीते हैं। अभी देख लीजिए गंगा वाला पानी। अभी तो देखिए अभी कोरोना चल रहा था, तब कंडीशन ही हुआ कि कोरोना में बहुत सारे मतलब कोरोना के पहले गंगा जो है अशुद्ध बना हुआ था। लेकिन अभी सबसे ज्यादा कि कोरोना में क्या किया गया कि जो है ना प्रधानमंत्री का आदेश हुआ, यानी बड़े सरकार का आदेश हुआ कि आप घर में बंद रहिए। तब कोरोना एक चीज हुआ कि कोरोना होने से मतलब जो गंगा शुद्ध थे वो शुद्ध हो गए हैं, पहले जैसा आ गए हैं। तब पहले जैसा आ गए हैं यानी शुद्ध में आ गए हैं, तब तो उसका देखिए गंगा का जो पानी है वह पीने योग्य है। इसलिए याद कीजिएगा। तो बताइए नदी जल, झील का जल पीने वाला पानी है। तो अब हमने बात करेंगे, अभी तो बात की तो पॉइंट हुआ कि चलिए भाई जिसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता है कठोर जल, जबकि साबुन आसानी से झाग दे देता है जिस जल में, उसको हम लोग मृदु जल या मीठा जल के नाम से जानते हैं। लेकिन हेडिंग डालिए आप, सबसे पहली बात है कठोर जल या खारा जल। याद कीजिएगा पृथ्वी पर जल की जो कठोरता है, यही जल की कठोरता, ध्यान दीजिएगा दो प्रकार की। जल की कठोरता, जल की कठोरता बताइए कितने प्रकार के? दो प्रकार के हेडिंग डालेंगे। एक कठोरता याद करिएगा अस्थाई कठोरता हेडिंग डालना है, और एक हो जाएगा अस्थाई कठोरता। अस्थाई को इंग्लिश में परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट वाटर के नाम से जानेंगे। परमानेंट हार्डनेस कर दीजिएगा, हार्डनेस।
यानी अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता हो जाएगा, और इसको अस्थाई कठोरता कहिएगा। कठोरता हो जाएगा जिसको हम लोग टेम्पररी के नाम से जानते हैं, टेम्पररी के नाम से जानते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। जब यहां बात करेंगे अस्थाई कठोरता है क्या, याद कीजिएगा धातु के, जो धातु में मुख्य रूप से याद कीजिएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं कौन, मैग्नीशियम। जिसमें धातु की तो बात की है, तो धातु कोई भी ले सकते हैं, लेकिन धातु में मुख्य रूप से कौन बताया गया, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। धातु यानी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, इसको हम लोग धातु नाम दे सकते हैं। धातु के क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा क्लोराइड हो जाए, क्लोराइड, या फिर धातु के सल्फाइड, सल्फाइड हो जाए। जैसे हम बोले कि कैल्शियम और कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा जी, या फिर हम कहें मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा जी, या फिर हम लोग कह दें कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा। तो इस तरह के जो आप लोग के पाया जाएगा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो याद कीजिए जिस जल में धातु के क्लोराइड या धातु के सल्फाइड पाया जाएगा, तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा कठोरता है, अस्थाई कठोरता कहलाता है। लेकिन आप बताइए जब अस्थाई कठोरता हो गया, तो कठोरता है भाई, तो इसको पीने जैसा तो बनाना होगा ना। अरे भाई बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता है कि याद कीजिएगा, हम लोग के याद कीजिए कठोर जल है, और यहाँ आपको मृदु जल है, मृदु जल आई कठोर जल। देखिए कठोर जल लगभग आपको 97.5% है, और मृदु जल पीने वाला पानी मात्र 2.5% है। तो अब सोचिए कि कठोर जल मतलब साबुन झाग। अब हम लोग बात करेंगे, जिसे कठोर जल बता दिए कि कठोर जल कितना है जी, 97.5%, ये कठोर जल है, जबकि पीने वाला जल कितना, मात्र 2.5% है। तो बताइए पीने वाला पानी कम है, समझ रहे हैं, और मतलब बेकार पानी आपको 97.5% है। तो आप इसको भी तो पियोगे ना, तो पीने के लिए क्या करना होगा, कुछ तो विधि अपनाना पड़ेगा। तो यही बताते हैं बाबू, यही विधि अपनाया जा रहा है कि जिस जल में धातु के क्लोराइड या मैग्नीशियम के क्लोराइड अर्थात धातु के क्लोराइड और सल्फाइड पाई जाती है, उसको अस्थाई कठोरता कहते हैं। इसे दूर करना होगा, तो याद कीजिए कैसे दूर करेंगे, दूर तो करवाएंगे ही, आप लोग टेंशन क्या लेते हैं, देखिए कैसे दूर हो। यदि कहता है कि सोडियम, देखिए दिएगा सोडियम कार्बोनेट जी, कौन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ यदि उबाल दिया जाए, जल को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करिएगा, उबाल दीजिएगा, और उबाल दीजिएगा तो वह पीने योग्य बन जाएगा, अर्थात मृदु बन जाएगा, यानी मीठा जल बन जाएगा। और यह मीठा जल बनेगा तो इस जो विधि हुआ ना, जैसे देखिए जल को किसके साथ गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया गया, इस विधि को परम्यूटेट विधि कहते हैं। कौन विधि, परम्यूटेट, परम्यूटेट विधि के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है बड़ा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्या है, कहेगा ना कि अस्थाई कठोरता को दूर करने वाले विधि को क्या कहते हैं, तो कौन देगा, परम्यूटेट विधि। कौन विधि के द्वारा दूर करिएगा, परम्यूटेट विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब परम्यूटेट विधि है क्या, जल को बताइए किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके गर्म कर दिएंगे तो वह बन जाएगा कैसा जल, मीठा जल बन जाएगा। लेकिन अस्थाई कठोरता कहता है क्या, अस्थाई कठोरता कहता है कि इसमें देखिए धातु के, तो बताइए वही धातु माने कैल्शियम एवं क्या चीज, मैग्नीशियम, धातु एवं कौन चीज, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कौन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट घुला रहे, धातु अर्थात समझ लीजिए कौन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जब बाइकार्बोनेट घुला रहे, तब समझेंगे कि वह कौन कठोरता है, अस्थाई कठोरता हो। और इस तरह के कठोरता को दूर करना है,
यानी पीने योग्य बनाना है तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए और यह गर्म कर दीजिएगा तो वह पीने योग्य बन जाएगा, अर्थात मीठा जल बन जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और याद कीजिए जो इस तरह से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर रहे, ताकि जैसे ही सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, जैसे ही न्यू वीडियो आपके पास जाएगा, जैसे ही जाता है वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। आज बात यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।